हम इनऑर्गेनिक में पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड ऑर्गेनोमेटेलिक्स। इस टॉपिक में हम दो चीज़ें पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या हैं एंड दूसरा व्हाट आर दीज ऑर्गेनोमेटेलिक। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट आर दीज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बेसिकली वो सॉल्ट हैं जिनमें या तो केटायन कॉम्प्लेक्स है या एनायन कॉम्प्लेक्स है। अगर हम सॉल्ट देखें, सॉल्ट इज बेसिकली अ सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड बाय अ बेस। यानी अगर हम किसी भी एसिड को किसी बेस से न्यूट्रलाइज करें, न्यूट्रलाइजेशन से जो हमें प्रोडक्ट मिलता है उस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं सॉल्ट। जितने भी सॉल्ट हम लेते हैं, सॉल्ट बेसिकली आयनिक कंपाउंड्स होते हैं और ये आयनिक कंपाउंड्स दो पार्ट से बने होते हैं। वन इज केटायनिक एंड अदर इज एनायनिक। जैसे कि हमारे पास सिंपलेस्ट सॉल्ट जो है दैट इज NaCl। NaCl में ये जो Na है, दिस पार्ट विच इज केटायनिक, ये पार्ट हमें मिलता है बेस से। दिस Cl नेगेटिव यानी क्लोराइड आयन, ये पार्ट हमें मिलता है एसिड से। सो ये जो Na प्लस एंड Cl नेगेटिव है, दीज आर रेडिकल्स। जो हमें बेस पार्ट से मिल रहा है उसे हम बोलते हैं बेसिक रेडिकल। जो हमें एसिड पार्ट से मिलता है उसे हम बोलते हैं एसिडिक रेडिकल। अब ये जो रेडिकल्स हैं, दीज रेडिकल्स कैन बी सिंपल एंड दीज रेडिकल्स कैन बी कॉम्प्लेक्स। वो रेडिकल जो कि कंप्लीटली आयनाइज कर जाते हैं, वो सॉल्ट जो कंप्लीटली आयनाइज कर जाते हैं उनको हम बोलते हैं सिंपल सॉल्ट। और वो सॉल्ट जिनमें ये रेडिकल कंप्लीटली आयनाइज नहीं करते उनको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। जैसे FeSO4 इज अ सिंपल सॉल्ट, बट इसी आयरन का अगर हम देखें K4FeCN6, ये जो सॉल्ट है, दिस सॉल्ट इज नॉट अ सिंपल सॉल्ट। वाई इट इज नॉट अ सिंपल सॉल्ट? ये इसलिए सिंपल सॉल्ट नहीं है बिकॉज इस सॉल्ट का ये जो एनायनिक पार्ट है, दिस एनायनिक पार्ट इज कॉम्प्लेक्स। अगर हम इसे वाटर में आयनाइज करवाते हैं तो वाटर में ये आयनाइज करके एक सिंपल केटायन देता है K+, और दूसरा जो आयन आता है विच इज FeCN6 4 नेगेटिव, ये जो आयन है दिस इज नॉट अ सिंपल आयन। ये जो हमारे पास आयन है इसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। तो ऐसे जितने भी सॉल्ट हैं जिनमें या केटायन कॉम्प्लेक्स है या एनायन कॉम्प्लेक्स है, इन सॉल्ट्स को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। एंड ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स वाले जितने भी कंपाउंड्स हैं, इन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अगर हम इन कॉम्प्लेक्स आयंस में देखें तो ये जितने भी कॉम्प्लेक्स आयंस हैं, और यू कैन से जिनमें वो सॉल्ट जिनमें कॉम्प्लेक्स आयन है, इन कॉम्प्लेक्स आयंस को हम क्लासिफाई करते हैं एज नंबर 1 केटायनिक कॉम्प्लेक्स, नंबर 2 anionic complex, and number 3 there are some complexes which are neutral complex. इन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में अगर किसी कॉम्प्लेक्स पे पॉजिटिव चार्ज है तो दिस इज कॉल्ड केटायनिक कॉम्प्लेक्स। इन सॉल्ट्स में अगर किसी कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज है दिस इज एनायनिक कॉम्प्लेक्स, और अगर ये कॉम्प्लेक्स आयन कोई चार्ज नहीं कैरी कर रहा दिस इज सेड टू बी न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। जैसे कि कॉम्प्लेक्स CONH3, ये जो कॉम्प्लेक्स है दिस इज केटायनिक कॉम्प्लेक्स। सिमिलरली दिस कॉम्प्लेक्स इज एनायनिक कॉम्प्लेक्स। एंड इसी तरह ये कॉम्प्लेक्स जिस पे कोई चार्ज नहीं है, दिस कॉम्प्लेक्स इज अ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। कई बार इन कॉम्प्लेक्स आयन को कंफ्यूज किया जाता है विद डबल सॉल्ट, क्योंकि डबल सॉल्ट भी हमें कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स की तरह ही नजर आते हैं। बट डबल सॉल्ट्स
इन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट से एंटायरली डिफरेंट है। जैसे कि हमारे पास डबल सॉल्ट है एलम, दिस इज पोटाशियम, ये सॉल्ट सीम्स टू बी कॉम्प्लेक्स, हमें लगता है कि ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, मगर ये सॉल्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट नहीं है, ये सिंपली एक डबल सॉल्ट है। इस डबल सॉल्ट को कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के रिलेटिवली अगर कंपेयर करें तो देयर आर मेनी डिफरेंसेस इन डबल सॉल्ट एंड अ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। जैसे ये जो डबल सॉल्ट है, डबल सॉल्ट इज बेसिकली एन एडिशन कंपाउंड ऑफ टू सिंपल सॉल्ट, one is K2SO4 and other is Al2SO4 whole thrice। अगर हम इस डबल सॉल्ट को वाटर जैसे सॉल्वेंट में आयनाइज करवाएं तो ये डबल सॉल्ट कंप्लीटली आयनाइज करता है इनटू इस कॉन्स्टिट्यूटिंग आयंस, लाइक ये स्प्लिट कर देगा इनटू पोटेशियम आयन प्लस एल्यूमिनियम आयन एंड सल्फेट आयन। ये कंप्लीटली आयोनाइज करेगा इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग आयन। यानी इस डबल सॉल्ट के सॉल्यूशन में हमें पोटेशियम आयन का टेस्ट भी मिलेगा, हमें एल्यूमिनियम आयन का भी टेस्ट मिलेगा, अलॉन्ग विद हमें सल्फेट आयन का टेस्ट भी मिलेगा। यह डबल सॉल्ट स्टेबल होता है सिर्फ सॉलिड स्टेट में इन इट्स क्रिस्टलाइन फॉर्म, जबकि सॉल्यूशन में जैसे ही इसे सॉल्यूशन में डालेंगे ये आयनाइज कर जाता है इनटू कॉन्स्टिट्यूटिंग आयन पोटेशियम, एल्यूमिनियम एंड सल्फेट। इसके ऑपोजिट अगर हम इस डबल सॉल्ट को कंपेयर करें विद कॉम्प्लेक्स सॉल्ट लाइक K4FeCN6, इसके रिलेटिवली अगर इसे कंपेयर किया जाए, इसको जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे, वाटर में डिसॉल्व करके ये देगा सिर्फ पोटेशियम आयन अलॉन्ग विथ दिस आयन। अब इसके आयनाइज करने से हमारे पास टेस्ट आने चाहिए थे पोटेशियम के, आयरन के और साइनाइड आयन के, बट वाटर में सिंस इसकी कंप्लीट आयनाइजेशन नहीं हो रही, वाटर में ये आयनाइज करके एक कॉम्प्लेक्स आयन दे रहा है जिसमें वी आर नॉट गेटिंग Fe2 पॉजिटिव, वी आर नॉट गेटिंग Cn नेगेटिव। इसका मतलब ये जो सॉल्ट है, दिस सॉल्ट इज नॉट अ डबल सॉल्ट, ये कंप्लीटली आयनाइज करके इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग आयन कन्वर्ट नहीं हो रहा, ये सॉल्ट जो है दिस इज अ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। इसमें ये जो एनायन है, दिस एनायन will remain as it is and is not splitting into iron and Cn negative ions। So ये solution में भी stable है और ये solid state में भी as it is stable होते हैं, जबकि double salt सिर्फ stable होते हैं solid state में and solution में split करते हैं into their constituting ions। इसके अलावा अगर हम इन कॉम्प्लेक्सेस को देखें, इन कॉम्प्लेक्सेस की फर्दर क्लासिफिकेशन की जा सकती है एज नंबर 1 पेनिट्रेटिंग और स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस, नंबर 2 इम्परफेक्ट और अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स, एंड तीसरे तरह के हमारे पास जो कॉम्प्लेक्सेस है दीज आर लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस। सो ये जो हम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट पढ़ रहे हैं, इन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में कॉम्प्लेक्स कुड बी पेनिट्रेटिंग, it could be imperfect or it could be labile complex। So what is penetrating or perfect complex? Penetrating और perfect complex वो होते हैं जो कि काफी stable हैं, जिनकी ionization into water, ionization in water is to very less extent। यानी ये वो complexes हैं जिनको अगर water में ऐड किया जाए, वाटर में अगर इनकी आयनाइजेशन हो, आयनाइजेशन इज टू वेरी वेरी लेस एक्सटेंट। दोज कॉम्प्लेक्सेस विच आर स्टेबल, जिनकी आयनाइजेशन इन वाटर इज वेरी लेस, उन कॉम्प्लेक्सेस को हम क्या बोलते हैं?
penetrating or stable complex. These are also called perfect complex. For example, अगर हम ये कॉम्प्लेक्स लें विच इज K4FeCN होल 6 विच इज कॉल्ड पोटाशियम फेरोसाइनाइड, इसको अगर हम वाटर में ऐड करते हैं तो सबसे पहले ये स्प्लिट करेगा पोटाशियम एंड Fe, वाटर में ये स्प्लिट करता है इनटू पोटाशियम एंड फेरोसाइनाइड आयन। नाउ अगर कोई कॉम्प्लेक्स ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसका कॉम्प्लेक्स आयन वाटर में बहुत ही कम आयनाइज हो रहा है, जिसके कॉम्प्लेक्स आयन की वाटर में बहुत ही कम आयनाइजेशन है, जो कि आयनाइज करके बहुत लो कंसंट्रेशन ऑफ आयरन एंड Cn नेगेटिव आयन दे रहा है, उस कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलते हैं? परफेक्ट और पेनिट्रेटिंग कॉम्प्लेक्स। इसे परफेक्ट और स्टेबल और पेनिट्रेटिंग कॉम्प्लेक्स इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है, इस कॉम्प्लेक्स आयन की वाटर में आयनाइजेशन बहुत ही कम है। इट इज गिविंग वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ Fe2+ एंड Cn नेगेटिव आयन। नाउ देयर आर सर्टेन सच कॉम्प्लेक्सेस, कुछ कॉम्प्लेक्सेस ऐसे भी हैं जो कि अपने कॉम्प्लेक्स आयन में आयनाइज करते हैं इन वाटर टू रिलेटिवली हाई एक्सटेंट। जैसे हमारे पास कॉम्प्लेक्स है ये कैडमियम कॉम्प्लेक्स है, कैडमियम का ये कॉम्प्लेक्स वाटर में सबसे पहले आयनाइज करेगा पोटाशियम एंड इस आयन में आयनाइज करेगा। इसकी आयनाइजेशन के बाद अब ये वाटर में खुद भी एज अ कॉम्प्लेक्स आयनाइज कर देता है टू रिलेटिवली हाई एक्सटेंट। यानी इसकी आयनाइजेशन से पहले हमें कॉम्प्लेक्स आयन मिला, कॉम्प्लेक्स आयन ज्यादा स्टेबल ना होने की वजह से वाटर में इट आयनाइजेस टू रिलेटिवली हाई एक्सटेंट। यानी वाटर में अगर हम इसे रखेंगे तो वाटर में ये डिसोशिएट कर देगा इनटू कैडमियम आयन एंड Cn नेगेटिव आयन, और इन आयन की वाटर में कंसंट्रेशन विल बी रिलेटिवली हाई एज कंपेयर्ड टू द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस व्हिच आर प्रेजेंट इन स्टेबल कॉम्प्लेक्स। जो कॉम्प्लेक्स स्टेबल आयन दे रहे हैं, स्टेबल कॉम्प्लेक्स आयन दे रहे हैं, दे आर परफेक्ट। जो लेस स्टेबल दे रहे हैं, दे आर इम्परफेक्ट और दे आर सेड टू बी अनस्टेबल कॉम्प्लेक्सेस। नाउ कुछ कॉम्प्लेक्सेस ऐसे कॉम्प्लेक्सेस हैं जिन कॉम्प्लेक्सेस में सेंट्रल एटम के अराउंड ये जो आयन पड़े हैं इन अ कॉम्प्लेक्स, दे आर गेटिंग एक्सचेंज्ड। जैसे कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स है दैट इज इस कॉम्प्लेक्स को अगर अमोनिया सॉल्यूशन में रखा जाए तो अमोनिया सॉल्यूशन में इस कॉम्प्लेक्स के सारे वाटर मॉलिक्यूल दे विल बी एक्सचेंज्ड बाय द अमोनिया मॉलिक्यूल्स। नाउ दोस कॉम्प्लेक्सेस जिनमें सेंट्रल एटम के अराउंड ये जो मॉलिक्यूल्स पड़े हैं विच आर गेटिंग रिप्लेस्ड इन अ गिवन सॉल्वेंट, उन कॉम्प्लेक्सेस को हम क्या बोलते हैं? लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस। जैसे ये कॉम्प्लेक्स जब हम अमोनिया सॉल्यूशन में रखेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स एज इट इज नहीं रहेगा, ये वाटर का कॉम्प्लेक्स नहीं रहेगा, सो वाटर की बजाय ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? दिस विल बी कन्वर्टेड टू दिस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स। नाउ दीज कॉम्प्लेक्सेस जिनमें वाटर मॉलिक्यूल्स आर गेटिंग रिप्लेस्ड बाय अमोनिया मॉलिक्यूल्स, इन कॉम्प्लेक्सेस को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल देम एज लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस। तो हमने कॉम्प्लेक्सेस की क्लासिफिकेशन की है। क्लासिफिकेशन में हमने 3 तरह के कॉम्प्लेक्सेस पढ़े हैं। नंबर 1 परफेक्ट और पेनिट्रेटिंग कॉम्प्लेक्स और स्टेबल कॉम्प्लेक्स, दूसरे इम्परफेक्ट और अनस्टेबल कॉम्प्लेक्सेस, एंड तीसरे हमने पढ़े लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस। अब इन कॉम्प्लेक्सेस में ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है, इन कॉम्प्लेक्स आयन की कुछ डिटेल्स देखते हैं। ये जितने भी कॉम्प्लेक्सेस हैं, जैसे कि हम एग्जांपल ले रहे हैं K4FeCN होल 6, इन सभी कॉम्प्लेक्सेस में अगर हम देखें तो इनके इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि इन कॉम्प्लेक्सेस में सबसे पहले
देयर इज वन सेंट्रल मेटल एटम। ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है, जितने भी कॉम्प्लेक्स आयन बनेंगे उन कॉम्प्लेक्स आयन में देयर विल बी वन सेंट्रल मेटल एटम। एंड जनरली ये सेंट्रल एटम डी ब्लॉक को बिलोंग करता है। जनरली ये बिलोंग करता है सेंट्रल एटम टू द डी ब्लॉक, बिकॉज जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, मोस्ट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स दे आर नोन टू फॉर्म दीज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। और ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ डी ब्लॉक एलिमेंट्स ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स दूसरे मेटल्स भी बनाते हैं, बट उनका नंबर रिलेटिवली कम है एज कम्पेयर टू द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। जैसे कि क्लोरोफिल अगर हम देखें तो क्लोरोफिल भी एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, बट उस क्लोरोफिल में सेंट्रल एटम जो है दैट इज नॉट डी ब्लॉक, सेंट्रल एटम इज मैग्नीशियम जो कि एस ब्लॉक एलिमेंट है। इसके अलावा कुछ पी ब्लॉक एलिमेंट भी पार्टिसिपेट करते हैं, बट जनरली हमारे पास इन कॉम्प्लेक्सेस में डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। नाउ कॉम्प्लेक्स में एक सेंट्रल एटम जो जनरली डी ब्लॉक है। नंबर 2, सेंट्रल एटम इज सराउंडेड विथ फिक्स्ड नंबर ऑफ either negatively charged or positively charged or neutral molecules which are known as ligands। यानी जितने भी कॉम्प्लेक्सेस हैं, इन कॉम्प्लेक्सेस में एक सेंट्रल एटम के अराउंड फिक्स नंबर ऑफ इधर नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं। उन न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं? लिगेंड्स। अब इसी तरह ये जो कॉम्प्लेक्स आयन आता है, एक पूरे कॉम्प्लेक्स आयन को हम क्या बोलते हैं? कंप्लीट कॉम्प्लेक्स आयन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। एंड डिपेंडिंग इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर क्या चार्ज है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या हो सकता है? ये कैटायनिक भी हो सकता है, ये एनायनिक भी हो सकता है और ये न्यूट्रल भी हो सकता है। कॉम्प्लेक्स आयन में सेंट्रल एटम सराउंडेड विद लिगेंड हैविंग सर्टेन चार्ज ओवर देम, इस पूरे को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। डिपेंडिंग चार्ज, दिस कुड बी कैटायनिक, दिस कुड बी एनायनिक एंड दिस कुड बी न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ना अगर हम इन लिगेंड्स को देखें तो लिगेंड्स की क्या क्लासिफिकेशन है? व्हाट आर दीज लिगेंड्स? लिगेंड्स आर बेसिकली either negatively charged or positively charged or neutral molecules which are capable of donating pair of electron to the central atom। यानी ये एक ऐसा आयन है जो कि नेगेटिव भी हो सकता है, जो पॉजिटिव भी हो सकता है, या फिर ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकता है जिसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी है, जो कि कम से कम एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। ऐसा कोई भी स्पीशीज जो कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है, विच कुड बी पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल, इसे हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज लिगेंड। नाउ डिपेंडिंग, अब ये लिगेंड कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम को दे रहा है? क्या ये एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, 2 कर रहा है, 3 कर रहा है, 4 कर रहा है? दैट इज कॉल्ड इट्स denticity। Now denticity is the capacity of these ligand to donate the pair of electron, and ये denticity क्या हो सकती है? Denticity could be monodentate। मोनोडेंटेट लिगेंड क्या है? मोनोडेंटेट या फिर इनको हम यूनिडेंटेट भी बोलते हैं। ये वो लिगेंड है जो कि सेंट्रल एटम को एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। जो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं उनको बोलते हैं मोनोडेंटेट और यूनिडेंटेट। जो 2 पेयर करेंगे उनको हम क्या बोलेंगे? बाइडेंटेट। जो 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं उसे बोलते हैं टर्डेंटेट। एंड जो ज्यादा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उनको हम बोलते हैं पॉलीडेंटेट। लाइक Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव,
OH नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, NH3, H2O, C5H5N, ये सारे कैसे लिगेंड है? ऑल दीज आर, इन सभी में से दीज आर नेगेटिवली चार्ज लिगेंड, दीज आर न्यूट्रल लिगेंड्स, एंड ये सारे के सारे जो हैं दीज आर ऑल मोनोडेंटेट। ये मोनोडेंटेट इसलिए है बिकॉज ये सारे एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं टू द सेंट्रल एटम with negative charge ligand, without any charge, these are neutral ligands which are donating one pair of electron. इसी तरह ये दोनों जो हैं, इन दोनों में से ये नेगेटिवली चार्ज, ये न्यूट्रल, ये दोनों क्या है? दीज आर बाइडेंटेट लिगेंड। सो दीज आर बाइडेंटेट बिकॉज यहां पे ऑक्सीजन भी डोनर एटम है एंड नाइट्रोजन भी डोनर एटम है। एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन कंट्रीब्यूट करेगा, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन कंट्रीब्यूट करेगा, इसलिए दिस इज अ बाइडेंटेट लिगेंड। इसी तरह ये जो लिगेंड है इसे हम बोलते हैं ग्लाइसाइनेटो। दिस इज ग्लाइसाइनेटो, एंड ये जो लिगेंड है इसे हम बोलते हैं इथिलीन डायमीन। ये दोनों लिगेंड जो कि दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं विद नेगेटिव चार्ज एंड विदाउट एनी चार्ज, इन दोनों को हम बोलेंगे बाइडेंटेट। इसी तरह देयर आर लिगेंड्स जो तीन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं एंड जो तीन से ज्यादा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, दे आर सेड टू बी टरडेंटेट एंड दे आर पॉलीडेंटेट लिगेंड। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लिगेंड जो कि हेक्साडेंटेट होता है, दैट इज कॉल्ड EDTA, and what this EDTA is, ये जो लिगेंड जो कि 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें नाइट्रोजन से मिल रहे हैं, बाकी 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें 1, 2, 3 एंड 4 ऑक्सीजन से मिल रहे हैं। दिस हेक्साडेंटेट लिगेंड इज कॉल्ड EDTA। EDTA यानी इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेटो। इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेटो, दिस लिगेंड जो कि 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, दिस इज कॉल्ड हेक्साडेंटेट लिगेंड। एंड किसी लिगेंड की वो कैपेसिटी कि कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं? डेंसिटी। और ये लिगेंड्स कैसे हो सकते हैं? लिगेंड्स कैन बी नेगेटिव, दिस कैन बी पॉजिटिव एंड दिस कुड बी न्यूट्रल लिगेंड्स। अब अच्छा, इन्हीं लिगेंड्स में कुछ लिगेंड्स ऐसे लिगेंड्स हैं जो कि सेंट्रल एटम को पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद रिंग स्ट्रक्चर देते हैं। दोज लिगेंड्स जो कि सेंट्रल एटम को पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद रिंग स्ट्रक्चर देते हैं, उन लिगेंड्स को हम क्या बोलते हैं? कीलेटिंग लिगेंड्स। एंड इनसे जो कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, उन कॉम्प्लेक्सेस को हम बोलते हैं कीलेट्स। यानी इन्हीं लिगेंड्स में एक और क्लासिफिकेशन, वो लिगेंड्स जो कि सेंट्रल एटम को पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद साइक्लिक स्ट्रक्चर देते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? कीलेटिंग लिगेंड्स। एंड उनसे जो कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, उन कॉम्प्लेक्सेस को हम बोलते हैं कीलेट्स। अब इन कीलेटिंग लिगेंड्स के लिए कंडीशन ये है कि कीलेटिंग लिगेंड, कोई भी लिगेंड तब एक्ट करेगा जब वो कम से कम बाइडेंटेट हो।
यानी उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, दैट मस्ट डोनेट एटलीस्ट 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कम से कम 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करने के काबिल हो। अगर वो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के कैपेसिटी रखता है देन इट कैन एक्ट एज कीलेटिंग लिगेंड, अदरवाइज इट इज नॉट अ कीलेटिंग लिगेंड। इसके अलावा सेकेंड इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद जो रिंग स्ट्रक्चर आना चाहिए, रिंग स्ट्रक्चर में कम से कम 5 या 6 एटम होने चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद जो रिंग स्ट्रक्चर आ रहा है वो रिंग 5 एटम का है या 6 एटम का है, तभी वो लिगेंड एक्ट कर सकता है एज कीलेटिंग लिगेंड, अदरवाइज दिस इज नॉट अ कीलेटिंग लिगेंड। जैसे कि हमारे पास एक कंपाउंड है, दिस इज हाइड्रेजीन। हाइड्रेजीन में 2 नाइट्रोजन एटम है और दोनों नाइट्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की कैपेसिटी रखते हैं। सो इसको इस बाइडेंटेड लिगेंड को कीलेटिंग लिगेंड एक्ट करना चाहिए था, बट ये कीलेटिंग लिगेंड नहीं है। व्हाई इट इज नॉट अ कीलेटिंग लिगेंड? ये इसलिए कीलेटिंग लिगेंड नहीं है क्योंकि ये सेंट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद जो रिंग बना रहा है उस रिंग में नंबर ऑफ एटम इन्वॉल्व कितने, सिर्फ 3। तो अगर ऐसा कोई रिंग बन रहा है जिसमें 3 एटम है या 4 एटम है, उससे ये जो लिगेंड है, एक तो नंबर 1 वो रिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, और ये जो लिगेंड है ये लिगेंड कीलेटिंग लिगेंड नहीं एक्ट करेगा। ना उसी तरह अगर हम इस स्ट्रक्चर में देखें जिसमें 2 नाइट्रोजन एटम है, दोनों नाइट्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं टू दिस सेंट्रल एटम। नाउ यहां पे दिस लिगेंड कैन एक्ट एज कीलेटिंग लिगेंड, क्योंकि इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद इस सेंट्रल एटम के साथ ये लिगेंड जो साइक्लिक स्ट्रक्चर दे रहा है, उस साइक्लिक स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ एटम इन्वॉल्व है 1 2 3 4 एंड 5। यानी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद अगर रिंग स्ट्रक्चर बन रहा है और उस रिंग स्ट्रक्चर में देयर आर 5 एटम और 6 एटम, देन पर्टिकुलर लिगेंड कैन एक्ट एज कीलेटिंग लिगेंड, कॉम्प्लेक्स कैन बी कीलेट, अदरवाइज वो लिगेंड कभी भी कीलेटिंग लिगेंड नहीं एक्ट कर सकता। जैसे ये कंपाउंड, दिस इज नॉट अ कीलेटिंग लिगेंड एंड दिस इज अ कीलेटिंग लिगेंड। नाउ इन लिगेंड से ये जो कॉम्प्लेक्सेस जिनको हम कीलेट्स बोल रहे हैं, कीलेट्स आर रिलेटिवली स्टेबल देन ऑर्डिनरी कॉम्प्लेक्सेस। यानी वो कॉम्प्लेक्सेस जिनमें कीलेटिंग लिगेंड्स हैं, वो कॉम्प्लेक्सेस जो कीलेट्स हैं, वो रिलेटिवली ऑर्डिनरी कॉम्प्लेक्सेस के मुकाबले ज्यादा स्टेबल होते हैं। दे आर मोर स्टेबल, दे आर पेनिट्रेटिंग कॉम्प्लेक्स, दे आर परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। एंड ऑर्डिनरी लिगेंड से जो हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, उन कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी हमेशा रिलेटिवली कम होती है। नाउ इन कीलेट्स में भी अगर 5 मेंबर्ड रिंग है, अगर 5 मेंबर्ड रिंग है और उस 5 मेंबर्ड रिंग में डबल बॉन्ड आ जाता है तो स्टेबिलिटी इज लेस। इसी तरह इन कीलेट्स में अगर 6 मेंबर्ड रिंग बन रहा है एंड उसमें डबल बॉन्ड की इन्वॉल्वमेंट है, देन स्टेबिलिटी इज मोर। और यू कैन से कीलेटिंग लिगेंड से अगर रिंग बन रहा है 5 एटम का एंड उसमें डबल बॉन्ड की इन्वॉल्वमेंट है, उससे जो कीलेट बनेगा दैट विल बी लेस स्टेबल देन द कीलेट जिसमें डबल बॉन्ड नहीं बन रहा। सिमिलरली कीलेटिंग लिगेंड से अगर कॉम्प्लेक्स बन रहा है जिस कॉम्प्लेक्स में 6 मेंबर्ड रिंग है एंड 6 मेंबर्ड रिंग में देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ डबल बॉन्ड, दैट इज मोर स्टेबल देन द कॉम्प्लेक्स इन विच देयर इज नो डबल बॉन्ड। यानी 6 मेंबर्ड कीलेट्स में देयर हैज टू बी डबल बॉन्ड फॉर ग्रेटर स्टेबिलिटी, एंड 5 मेंबर्ड में अगर डबल बॉन्ड रहता है तो स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट दीज लिगेंड्स। So ligands can be positively charged, negatively charged, and these can be neutral. इनकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी के हिसाब से लिगेंड्स की क्या होती है,
आइडेंटिसिटी। और इन्हीं लिगेंड्स में वो लिगेंड्स जो कि साइक्लिक स्ट्रक्चर दे रहे हैं विद मेटल एटम, उनको हम क्या बोलते हैं? कीलेटिंग लिगेंड्स। नेक्स्ट हम देखें इन कॉम्प्लेक्सेस में इनका नॉमेनक्लेचर या इनकी नेमिंग कैसे की जाती है। नेमिंग के छोटे छोटे रूल्स हैं, उन रूल्स के हिसाब से अगर हम चलें तो वी कैन इजिली राइट द IUPAC नेम ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जैसे कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स में केटाइन इज कॉम्प्लेक्स एंड एनायन इज सिंपल। बिकॉज इस कॉम्प्लेक्स को जब हम वाटर में ऐड करते हैं तो वाटर में इसकी आयनाइजेशन से हमें एक कॉम्प्लेक्स आयन मिलता है और एक सिंपल आयन मिलता है। इस कॉम्प्लेक्स में केटायन कॉम्प्लेक्स होने की वजह से कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज केटायनिक एंड एनायन इज सिंपल। केटायन में देखें, देयर इज वन सेंट्रल एटम दैट इज कोबाल्ट। कोबाल्ट के अराउंड ये 2 अलग तरह के लिगेंड्स हैं, 5 न्यूट्रल लिगेंड्स हैं और एक नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है। और ये सारे लिगेंड्स कैसे हैं? मोनोडेक्टेड। नाउ इस कॉम्प्लेक्स की नेमिंग के लिए सबसे पहले हमें इन लिगेंड्स के बारे में बताना चाहिए कि इन लिगेंड्स के नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, इन लिगेंड्स की नेमिंग कैसे की जाती है। तो लिगेंड्स की नेमिंग में बहुत सिंपल सा रूल है कि जितने भी नेगेटिवली चार्ज्ड लिगेंड्स हैं, सभी नेगेटिवली चार्ज्ड लिगेंड्स का नेम मस्ट एंड विद O। लाइक हमारे पास है Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव अगर नॉर्मल आयन एक्ट करता है देन इट इज क्लोराइड, बट अगर ये लिगेंड एक्ट करता है दिस नॉट क्लोराइड, ये क्या बन जाएगा? दिस बिकम क्लोरो। सिमिलरली SO4 नेगेटिव अगर ये नॉर्मल आयन एक्ट करेगा दिस इज सल्फेट, बट अगर ये लिगेंड एक्ट करता है देन दिस इज सल्फेटो। NO3 नेगेटिव अगर ये नॉर्मल आयन है दिस इज नाइट्रेट, और अगर ये लिगेंड एक्ट करता है दिस इज नाइट्रेटो। और यू कैन से जितने भी नेगेटिवली चार्ज्ड आयन है जब ये लिगेंड एक्ट करेंगे देयर नेम मस्ट एंड विद O। क्लोरो, सल्फेटो, नाइट्रेटो। इस तरह हमारे पास हो सकते हैं ब्रोमो, हाइड्रोक्सो, कार्बोनेटो, एमाइडो, इमिडो, नाइट्राइडो। ये सारे जो हैं नेगेटिवली चार्ज होने की वजह से इनका नेम इट मस्ट एंड विद O। जितने भी नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है देयर नेम मस्ट एंड विद O। सो दूसरे तरह के जो लिगेंड्स हमारे पास हैं, जैसे कि कुछ पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड्स हैं। पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड्स के नेम में हमें हमेशा याद रखना है कि देयर नेम मस्ट एंड विद IUM। IUM, इट मस्ट एंड विद EM। जैसे हमारे पास लिगेंड है NO2 प्लस, NO2 प्लस को हम लिखेंगे नाइट्रोनियम। जैसे NH2 NH3 प्लस है, इसे हम बोलेंगे
हाइड्रेजीनियम। तो नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स, इनका नेम एंड होता है ओ से, एंड पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड्स, इनका नेम एंड होता है ईएम से। इसके अलावा हमारे पास कुछ न्यूट्रल लिगेंड्स भी हैं। उन न्यूट्रल लिगेंड्स के कुछ खास नाम यहां पे असाइंड है, जैसे NH3। NH3 is AMMINE, amine. C5H5N, this is pyridine और इसका सिंबल होता है PY। Ligand like CO, this is carbonyl। Ligand like H2O, this is aqua। Ligand like CH2 जिस पे NH2 है, ये CH2 होता है इथिलीन। इस इथिलीन पे 2 NH2 है, इसलिए इसे हम बोलते हैं इथिलीन डाइअमीन। इथिलीन डाइअमीन का सिंबल होता है EN। Then there is a ligand which is NO, it is named as nitrosyl। So ये कुछ ऐसे ligands थे which were neutral ligands, जो कि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे थे, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे थे, which were neutral, and this is the name assigned to these ligands। Then in कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, जैसे कि हमने देखा CO NH3 होल 5 Cl CO2 पॉजिटिव, ये जो स्फीयर है, ये स्फीयर है केटाइनिक स्फीयर लाइक FeCN होल 6 4 नेगेटिव, दिस स्फीयर इज एनायनिक। अब इन स्फीयर में देखो एक छोटी सी चीज और है, सेंट्रल एटम यदि केटायनिक स्फीयर में पड़ा है तो नेम ऑफ द सेंट्रल एटम एज इट इज वैसे का वैसे रहेगा। जैसे इस कॉम्प्लेक्स में दिस इज केटायनिक स्फीयर, नेम ऑफ द कोबाल्ट एटम डजंट चेंज, कोबाल्ट का नाम कोबाल्ट ही रहेगा। बट ये रूल थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाता है यदि हम केटायनिक स्फीयर की बजाय एनायनिक स्फीयर की बात करें। तो जितने भी एनायनिक स्फीयर है, एनायनिक स्फीयर में सेंट्रल एटम का नेम एज इट इज वैसा का वैसा नहीं रहता। सेंट्रल एटम का नेम इन IUPAC नोमेनक्लेचर इट एंड्स विथ ATE। यानी एनायनिक स्फीयर में ये जो आयरन है, ये आयरन नहीं रहेगा, आयरन का नेम मॉडिफाई हो जाएगा इस एनायनिक कॉम्प्लेक्स में, एंड आयरन का नेम इट मस्ट एंड विद ATE इन IUPAC नोमेनक्लेचर। तो इसके बेसिस पे कुछ मेटल्स में नेम में जो मॉडिफिकेशन आती है, वो मॉडिफिकेशन कैसी है, जैसे हमारे पास आयरन है तो हम आयरन ही लिखेंगे, हम इसका नेम लिखेंगे फेरेट। कॉपर है तो इसका नेम लिखेंगे क्यूप्रेट। सिल्वर है, इसका नेम मॉडिफाई हो जाएगा एनायनिक स्फीयर में, एंड दिस विल बी आर्जेंटेट। गोल्ड, इसका नेम मॉडिफाई हो जाएगा, एंड दिस विल बी ऑरेट। मर्करी, its name will be mercurate।
तो ये कुछ छोटे छोटे से रूल्स है जिनको एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं फॉर राइटिंग द IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ दीज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, उन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हमें पता है देयर इज द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में एक सेंट्रल एटम है दैट इज सराउंडेड विद फिक्स नंबर ऑफ लिगेंड्स एंड लिगेंड्स का नेम, अगर ये नेगेटिवली चार्ज्ड है इट मस्ट एंड विद O। लिगेंड्स का नेम, अगर ये लिगेंड पॉजिटिवली चार्ज्ड है मस्ट एंड विद EM। एंड इन कॉम्प्लेक्सेस में अगर ये कॉम्प्लेक्स एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल एटम का नेम, सेंट्रल मेटल एटम का नेम मस्ट एंड विद 8। सो इन रूल्स के अकॉर्डिंगली हम किसी भी कंपाउंड का IUPAC नेम लिख सकते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज देखो यहां पे, इन कॉम्प्लेक्स के IUPAC नेम के लिए हमें इन सेंट्रल एटम की एक और प्रॉपर्टी बताना चाहिए। हमें बताना चाहिए कि इन कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो यहां पे दो टर्म्स है इन कॉम्प्लेक्सेस में, वन इज ऑक्सीडेशन स्टेट एंड अदर इज कोऑर्डिनेशन नंबर। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इट इज द नेट पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दैट इज प्रेजेंट ओवर द सेंट्रल एटम। एंड कोऑर्डिनेशन नंबर इज कि एक कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल एटम के अराउंड कितने लिगेंड्स लगे हैं या एक सेंट्रल एटम कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिगेंड से एक्सेप्ट कर रहा है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज बेसिकली the number of pair of electron which central atom is accepting from these ligands in any complex। जैसे ये कॉम्प्लेक्स है CO NH3 whole 5 Cl SO4, इस कॉम्प्लेक्स में ये जो केटायन है, केटायन का ये जो सेंट्रल एटम है, इस सेंट्रल एटम की एक होती है ऑक्सीडेशन स्टेट और दूसरा होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे इस कॉम्प्लेक्स में इस कोबाल्ट के राउंड दो तरह के लिगेंड्स हैं, अमीन एंड क्लोरो। और ये टोटल लिगेंड्स है कितने जो कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं टू दिस कोबाल्ट? 5 अमीन है और 1 क्लोरो है। सिंस ये सेंट्रल एटम इन 5 अमीन एंड इस एक क्लोरो से 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? इट इज 6। हर एक अमीन एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, क्लोरो भी एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है टू द सेंट्रल एटम, जिसकी वजह से इट इज एक्सेप्टिंग 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। इसके अलावा इस पूरे कॉम्प्लेक्स में इस कोबाल्ट के ऊपर कितना पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है वो क्या है? दैट इज इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इस ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए हमें बताना चाहिए इस कोबाल्ट के अराउंड कैसे लिगेंड है, कैसे आयंस है विच आर सराउंडिंग दिस कोबाल्ट। On the basis of the charge over these ligands and this ion, हम इस कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए मुझे बताना चाहिए इस पे चार्ज कितना है, इस पे चार्ज कितना है और इस पे चार्ज कितना है। 9 चार्जेस के बेसिस पे हम देख सकते हैं नेट चार्ज ओवर कोबाल्ट कितना है। व्हाट इज दैट? दैट इज इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इस कॉम्प्लेक्स में लेट कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट हम मानते हैं X। ये जितने भी अमोनिया मॉलिक्यूल्स हैं विच आर यूनिडेंटेट, दे आर द न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। कोई चार्ज ना होने की वजह से इनकी वजह से चार्ज जो आएगा दैट विल बी 0। ये Cl जिसके ऊपर एक नेगेटिव है, इसकी वजह से चार्ज आएगा -1। सल्फेट, इसकी वजह से चार्ज कितना है? -2। तो यहां पे इस पूरे कॉम्प्लेक्स में पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज बैलेंस है, नेट चार्ज 0 है, इसलिए दिस इज इक्वल टू 0। इसके बेसिस पे देखें कोबाल्ट जिसकी ऑक्सीडेशन हमने X एज्यूम की है, तो X को सॉल्व करें तो ये X कितना आ जाएगा? दिस X कम्स आउट बी 3। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी? 3 एंड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर विच इज ड्यू टू दिस लिगेंड वो क्या है? दैट इज 6।
तो अगर हमें कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट पता है, इन लिगेंड्स की नेचर के बारे में पता है, इन लिगेंड्स के नेम्स पता है, तो हम किसी भी कॉम्प्लेक्स का आईयूपीएसी नेम लिख सकते हैं। जैसे ये कॉम्प्लेक्स जो है, इस कॉम्प्लेक्स का आईयूपीएसी नेम देखें तो इस कॉम्प्लेक्स के आईयूपीएसी नेम में केटायन इज कॉम्प्लेक्स एंड एनायन इज सिंपल। तो फर्स्ट सिंपल रूल इज कि हमें कोई भी सॉल्ट दिया हो, चाहे वो जैसा मर्जी हो, सभी सॉल्ट में हम सबसे पहले केटायन को मेंशन करते हैं एंड फिर एनायन को मेंशन करते हैं। अब केटायन अगर सिंपल है तो उसका सिंपल नेम लिखेंगे, अगर केटायन कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स का नेम हमें कैसे लिखना है, इसके लिए हम देखते हैं। तो पहला रूल है हमने केटायन का नाम लिखना है। दूसरा रूल है कि अगर आयन कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स आयन में आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में सबसे पहले हम लिगेंड्स को मेंशन करते हैं। सबसे पहले हम लिगेंड्स को मेंशन करते हैं अल्फाबेटिकली। अल्फाबेटिकली मींस जिस लिगेंड का नेम अल्फाबेट में पहले आएगा उसको पहले मेंशन करना है, अल्फाबेटिकली जिसका नाम बाद में आएगा उसको बाद में मेंशन करना है। जैसे यहां पे दो तरह के लिगेंड्स आपस में कंपीट कर रहे हैं, वन इज अमीन अदर इज क्लोरो। तो अमीन का ए पहले आ रहा है, क्लोरो का सी बाद में आ रहा है, इसलिए पहले अमीन लिखेंगे फिर क्लोरो लिखेंगे। तो कॉम्प्लेक्स में पहले लिगेंड्स मेंशन करो, फिर सेंट्रल एटम मेंशन करो, फिर सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट एंड उसके बाद आप सिंपल आयन को मेंशन करोगे। जैसे कि यहां पे ये केटायन कॉम्प्लेक्स है, अमीन पहले लिखना है। अब अमीन कितने हैं? 5 अमीन है, हम सिंपल अमीन नहीं लिख सकते। अगर हम सिंपल अमीन लिखेंगे तो इसका मतलब सिर्फ एक ही अमीन है। सिंस यहां पे 5 अमीन है, इस अमीन की 5 एंटिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रीफिक्स यूज करते हैं पेंटा। 2 के लिए यूज करते हैं डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा एंड सो। तो पहला अल्फाबेट कैपिटल होना चाहिए, हम इसका आईयूपीएसी नेम लिखेंगे एज पेंटा अमीन क्लोरो। पेंटा अमीन क्लोरो, फिर सेंट्रल एटम, क्लोरो के बाद कोबाल्ट, ब्रैकेट में हम ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे इन रोमन न्यूमरल। Oxidation state is to be mentioned in Roman numeral and then sulfate. तो इसका कंप्लीट आईयूपीएसी नेम क्या है? As cation is complex, central atom is cobalt, surrounded with 6 different ligands, of which 5 are amine, 1 is chloro, and there is one simple anion. What is that? That is sulfate. Its IUPAC name is pentaamine chlorocobalt 3. Pentaamine chlorocobalt 3 is the name of the complex ion. And then there is sulfate. One more important thing कि ये pentaamine chlorocobalt 3, this has to be a single name. इस पेंटाअमीन क्लोरोकोबाल्ट में कोई गैप नहीं रहना चाहिए। यानी आप पेंटा को अलग नहीं लिखेंगे, अमीन को अलग नहीं लिखेंगे, क्लोरो कोबाल्ट को अलग नहीं लिखेंगे, ये सारे इट हैज टू बी ए सिंगल वर्ड। तो एज अ सिंगल वर्ड लेके जब चलते हैं तो आईयूपीएसी नेम इसका क्या बन जाता है? पेंटा अमीन क्लोरो कोबाल्ट 3 सल्फेट। सो दिस इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस सिंपल कॉम्प्लेक्स which is CO NH3O5Cl and SO4। इसी तरह देखो, अब हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है विच इज K4FeCN6। इस कॉम्प्लेक्स का फीचर देखें तो इस कॉम्प्लेक्स में केटायन इज सिंपल एंड एनायन इज कॉम्प्लेक्स। सिंपल केटायन मींस दिस इज पोटाशियम। और ये जो आयंस होते हैं, आयंस में कभी भी हम डाई, ट्राई, टेट्रा वगैरह नहीं यूज करते।
इन प्रीफिक्सेस का यूज किया जाता है फॉर रेपिटेशन ऑफ दीज लिगेंड्स। इसका मतलब यह है कि हम यहां पे टेट्रा पोटाशियम नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे सिर्फ पोटाशियम। पोटाशियम के बाद इस कॉम्प्लेक्स में देखें तो ये कॉम्प्लेक्स जो है दिस इज एनायनिक कॉम्प्लेक्स। सेंट्रल एटम इज आयरन सराउंड विद 6 लिगेंड्स, जो सारे एक जैसे हैं। वो कौन से हैं? दीज आर CN। तो CN जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड है इसे हम लिखते हैं साइनो। अब सिंस आयरन एनायनिक कॉम्प्लेक्स में, तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स में जैसा मैंने आपको बताया कि हम सेंट्रल एटम का नेम मॉडिफाई करते हैं, ये आयरन ही रहेगा, इट चेंजेस टू फेरेट। विद दिस इंफॉर्मेशन कि ये कॉम्प्लेक्स आयन है, कॉम्प्लेक्स आयन में सेंट्रल एटम है फेरेट एंड सराउंडेड विद 6 नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स जिनको हम बोलते हैं साइनो। हम इसका यूपी से नहीं लिख सकते, कीटायन सिंपल है, वो क्या है हमारे पास? पोटाशियम। अब जब इस कॉम्प्लेक्स आयन में आएंगे तो कॉम्प्लेक्स आयन में पहले हम मेंशन करेंगे साइनो को। सिंस 6 साइनो है, इसको हम लिखेंगे हेक्सासाइनो। हेक्सा क्योंकि ये 6 है, तो पोटाशियम के बाद कुछ गैप के बाद हम लिखेंगे हेक्सासाइनो। फेरेट। तो ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है, ये कॉम्प्लेक्स आयन बन गया हेक्सासाइनोफेरेट। फेरेट के बाद हम देखेंगे व्हाट इज आयरन की, व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए हमें बताना चाहिए व्हाट इज द चार्ज ओवर पोटाशियम एंड व्हाट इज द चार्ज ओवर दिस CN। तो पोटाशियम जो कि अल्कली मेटल है, सभी अल्कली मेटल पे चार्ज हमेशा कितना होता है? +1। सभी अल्कली मेटल्स पे चार्ज होता है +1 एंड सभी अल्कलाइन अर्थ मेटल पे चार्ज हमेशा फिक्स होता है, दैट इज +2। चार्ज ओवर अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल इज फिक्स्ड, ये हमेशा +1 रहता है और ये हमेशा +2 रहता है। तो इस इंफॉर्मेशन से यहां पे 4 पोटाशियम है, एक पोटाशियम पे 1 पॉजिटिव, तो 4 पे 4 पॉजिटिव हो जाएगा। प्लस आयरन जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी, लेट दिस बी X, प्लस एक CN पे देयर इज 1 नेगेटिव चार्ज, 6 पे कितना आ जाएगा? -6। तो नेट चार्ज इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना है? 0, क्योंकि चार्ज इज बैलेंस्ड। तो हम देखेंगे X कितना आ जाएगा? X कम्स आउट टू बी +3 +2। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इस कॉम्प्लेक्स में क्या है? दैट इज +2। तो ये कॉम्प्लेक्स आयन बन गया हेक्सासाइनोफेरेट 2। तो उसी चीज को कुछ और एग्जांपल्स में देखते हैं। लाइक हमारे पास कॉम्प्लेक्स है दिस इज कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स में अगेन दिस इज सिंपल केनाइन एंड दिस द कॉम्प्लेक्स एनाइन। कॉम्प्लेक्स एनाइन का सेंट्रल एटम कौन सा है? एल्यूमिनियम। 4 इसके राउंड लिगेंड्स हैं, कौन से? H नेगेटिव। एंड H नेगेटिव एज अ आयन इसे बोलते हैं हाइड्राइड। H नेगेटिव जब ये लिगेंड एक्ट करेगा तो ये हाइड्राइड नहीं रहेगा, ये बन जाएगा हाइड्राइडो। हाइड्राइडो। इसी तरह सिंस एनायन इज कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स एनायन में एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम नहीं रहेगा, एल्यूमिनियम का नेम मॉडिफाई हो जाएगा एंड एल्यूमिनियम कन्वर्ट हो जाएगा एल्यूमिनेट। इट विल बी कन्वर्टेड टू एल्यूमिनेट। तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स का IUPAC से नेम लिखें तो दिस इज सिंपल केटायन। सो इससे हम स्टार्ट करेंगे, दिस इज लिथियम, क्योंकि हम सबसे पहले केटायन को मेंशन करते हैं। उसके बाद एनायन, एनायन जो कि यहां पे कॉम्प्लेक्स है, 4 हाइड्राइडो पड़े हैं, तो इसे हम बोलते हैं टेट्रा हाइड्राइडो एल्यूमिनेट।
एंड ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इस चीज का खास ध्यान रखना है दैट इट हैज टू बी अ सिंगल वर्ड, देयर शुड नॉट बी एनी गैप लेफ्ट, टेट्रा के बाद कोई गैप नहीं होना चाहिए, ये सिंगल वर्ड होना चाहिए। ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो ऑक्सीडेशन स्टेट लिथियम जो कि अल्कली मेटल है इस पे चार्ज आएगा +1, एल्यूमिनियम जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी, लेट दिस बी x, एक हाइड्रोजन पे -1, 4 हाइड्रोजन पे कितना देगा -4, नेट चार्ज कितना देगा 0। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्यूमिनियम हेयर विल बी +3। तो कंप्लीट IUPAC नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इज लिथियम टेट्राहाइड्राइडो एल्यूमिनेट। नॉमेनक्लेचर में ही अब हम कुछ कॉम्प्लेक्सेस देखते हैं जिनमें बोथ केटाइनिस कॉम्प्लेक्स एंड एनाइनिस कॉम्प्लेक्स, लाइक हमारे पास कॉम्प्लेक्स है PtNH3 एंड PtCl4। ये जो सॉल्ट है ये सॉल्ट कॉम्प्लेक्स केटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनाइन से बना है। इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस में सेंट्रल एटम प्लेटिनम है, एक कॉम्प्लेक्स में प्लेटिनम के अराउंड 4 लिगेंड्स लगे हैं अमीन, और दूसरे में प्लेटिनम के 4 लिगेंड्स लगे हैं कौन से, क्लोरो। दीज आर ऑल न्यूट्रल, ये सारे के नेगेटिवली चार्ज्ड। नाउ IUPAC नेम लिखना है इसका बहुत ही इजी है, जैसे इस केटाइन का पहले हमें केटाइन का नाम लिखना है, तो केटाइन का IUPAC नेम क्या आएगा, इट विल बी टेट्रा अमीन प्लेटिनम, एंड ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए यहां पे जगह छोड़ देंगे टेट्रा अमीन प्लेटिनम। इस एनाइन का IUPAC नेम क्या आएगा, दिस इज टेट्रा क्लोरो प्लेटिनेट। कॉम्प्लेक्स केटाइन IUPAC name is tetraamine platinum. Complex anion IUPAC name is tetrachloroplatinate, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज्ड है इसलिए क्लोरो, एनायन में प्लेटिनम पड़ा है तो ये बन गया प्लेटिनेट। अब हमें देखनी है व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लेटिनम इन बोथ दीज कॉम्प्लेक्सेस। तो बच्चे याद रखो, दो सेंट्रल एटम एक जैसे, एक कॉम्प्लेक्स में न्यूट्रल लिगेंड्स, दूसरे में नेगेटिवली चार्ज लिगेंड, तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी दोनों प्लेटिनम की दैट विल बी सेम। एक में न्यूट्रल दूसरे में नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लेटिनम इन बोथ दिस कॉम्प्लेक्सेस विल बी सेम। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो ये x आ गया प्लस 0 आ गया प्लस x, इनकी वजह से -4 इक्वल टू 0, और 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू कितना आ गया +2। यानी इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस में प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 एंड +2। अब इस चीज को वेरीफाई करना है कि जो हमने ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी है क्या वो ठीक है या गलत। तो इसके लिए देयर इज अ मेथड दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसके लिए हमेशा याद रखो कि प्लेटिनम अपने कॉम्प्लेक्सेस में दो तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, एक +2 और एक +4। यानी प्लेटिनम दो तरह के कंपाउंड्स बनाता है, एक +2 स्टेट में और दूसरे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो अगर प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस में डिफरेंट होती, एक में +4 होती दूसरे में +2 होती, इसमें +4 होती इसमें +2 होती, तो ये कॉम्प्लेक्सेस सेटिस्फाई नहीं होने थे। कैसे, मान लो इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट इज +4, तो अगर इस प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना देगा +4। नाउ अगर इस कॉम्प्लेक्स पे चार्ज +4 है तो ये कॉम्प्लेक्स तभी बनेगा अगर इसके ऊपर चार्ज कौन सा है -4। यहां पे हमने +4 से चार्ज +4 आ गया, यहां पे प्लेटिनम अगर हम +4 लेते हैं तो ये 0 हो जाएगा, +2 लेंगे तो ये आ जाएगा -2।
क्योंकि अगर ये +4 है तो ये -4 है, नेट चार्ज ओवर कॉम्प्लेक्स कितना देगा? 0। दैट इज नॉट सेटिस्फाइड विद वैलेंसी। इसी तरह अगर हम इसे +2 लेंगे तो यहां पे चार्ज कौन सा देगा? -2। -2 से अगेन दिस वैलेंसी इज नॉट गेटिंग सेटिस्फाइड। इसका मतलब हम इस कॉम्प्लेक्स में प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 नहीं ले सकते। तो अगर हम यहां पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 ले तो यहां पे चार्ज कितना देगा? +2। तो इस कॉम्प्लेक्स की सेटिस्फेक्शन के लिए, वैलेंसी सेटिस्फेक्शन के लिए, इसके ऊपर चार्ज कितना होना चाहिए? -2। और चार्ज -2 तभी आएगा अगर ये भी प्लेटिनम किस स्टेट में है? ये +2 में लिया तो ये भी किस स्टेट में होना चाहिए? +2 में। तो अगर हम दोनों प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 रखेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। अगर डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट लेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। सो दिस मेथड इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। अदरवाइज आप याद रखते हो न्यूट्रल एंड नेगेटिव। अगर एक प्लेटिनम न्यूट्रल और दूसरे नेगेटिव से है तो दोनों प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट सेम आएगी एंड x मान के हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। अब अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स ऐसा आ जाए, केटायन कॉम्प्लेक्स, एनायन कॉम्प्लेक्स, बट प्लेटिनम सराउंड विद नेगेटिवली चार्ज्ड, जब मेटल सराउंड विद नेगेटिवली चार्ज लेंगे तो उनमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। अब ये कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स में इस प्लेटिनम के राउंड भी नेगेटिवली और इस प्लेटिनम के राउंड भी नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स है। तो अगर हम सोचें दोनों प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट सेम हो तो इस कॉम्प्लेक्स में दोनों प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट सेम नहीं आएगी। उन ऑक्सीडेशन स्टेट को कैसे निकालना है? पहले इसका आईयूपीएसी नेम लिखते हैं। तो इसके आईयूपीएसी नेम में दिस इज केटायन, दिस इज एनायन। तो केटायन पहले हम लिगेंड्स को लेंगे तो इट विल बी डाइअमीन, डाइक्लोरो, प्लेटिनम ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके बाद एनायन का आईयूपीएसी नेम आएगा टेट्राक्लोरो प्लेटिनेट एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। डाइअमीन, डाइक्लोरो प्लेटिनम एंड टेट्राक्लोरोप्लेटिनेट, केटायन एंड एनायन के आईयूपीएसी नेम। अब हमें देखना है व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लेटिनम हियर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लेटिनम हियर। दोनों प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम सेम रखेंगे तो दिस कॉम्प्लेक्स इज नॉट सेटिस्फाइड। मान लो इसमें प्लेटिनम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अगर ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में तो नेट चार्ज इसके ऊपर कितना जाएगा? 0। तो ये कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। तो इसका मतलब इस पूरे कॉम्प्लेक्स में प्लेटिनम के ऊपर चार्ज +2 नहीं हो सकता। तो प्लेटिनम की दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? इट इज +4। उसके बेसिस पे इस पूरे पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, पूरे कॉम्प्लेक्स पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और चार्ज इज +2। तो अगर ये चार्ज +2 है तो इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर अब चार्ज कितना होना चाहिए? -2। तभी ये कॉम्प्लेक्स सेटिस्फाई होगा, अदरवाइज ये कॉम्प्लेक्स सेटिस्फाई नहीं होगा। तो इसको हमने +4 रखा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज के लिए इस प्लेटिनम को +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रखना पड़ेगा ताकि +2 -4 नेट चार्ज कितना आ जाए? -2 एंड दिस कॉम्प्लेक्स गेट्स सेटिस्फाइड वैलेंसी वाइज। तो ये कॉम्प्लेक्स जिसमें प्लेटिनम नेगेटिव एंड प्लेटिनम नेगेटिवली चार्ज लिगेंड से सराउंडेड था, इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस में प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट सेम नहीं है। पहले में इट इज इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट और दूसरे में इट इज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो प्लेटिनम के ऐसे जितने भी कॉम्प्लेक्सेस हैं इनके लिए याद रखो हमेशा प्लेटिनम की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। कौन कौन सी? +2 एंड +4। इसके बेसिस पे ऑन द बेसिस ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड हम इजीली आईयूपीएसी नेम लिख सकते हैं और कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकाल सकते हैं। अब कुछ कॉम्प्लेक्सेस ऐसे हैं जिन कॉम्प्लेक्सेस में सेंट्रल एटम के अराउंड नॉर्मल लिगेंड के अलावा कुछ लिगेंड्स
जिनको हम ब्रिजिंग लिगेंड्स बोलते हैं, दोज आर प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि ये ब्रिजिंग लिगेंड्स क्या है। ब्रिजिंग लिगेंड्स उन कॉम्प्लेक्सेस में होंगे जिन कॉम्प्लेक्सेस में कम से कम 2 सेंट्रल एटम पड़े हैं, एंड वो दोनों सेंट्रल एटम आपस में डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है। तो एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें 2 सेंट्रल एटम है, दोनों आपस में डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है, उनको बॉन्ड करने वाले जो लिगेंड्स होते हैं, उन लिगेंड्स को हम बोलते हैं ब्रिजिंग लिगेंड्स। ऐसा ही हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है, दैट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ दिस पैलेडियम एंड पैलेडियम। इस कॉम्प्लेक्स में ये दोनों पैलेडियम डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है, इन 2 पैलेडियम को आपस में बॉन्ड करने वाले 2 ब्रिजिंग लिगेंड्स हैं। ये दोनों ब्रिजिंग लिगेंड्स कैसे? क्लोरो। तो इस कॉम्प्लेक्स में इन पैलेडियम एटम्स के अराउंड 2 तरह के लिगेंड्स है, एक ब्रिजिंग लिगेंड्स एंड देयर आर लिगेंड्स जिनको हम बोलते हैं सिंपल लिगेंड्स। दीज आर नॉर्मल लिगेंड्स, एंड ये लिगेंड्स जो कि पैलेडियम को आपस में बॉन्ड कर रहे हैं, इनको हम क्या बोलेंगे? ब्रिजिंग लिगेंड्स। इस तरह यहां पे भी इस पैलेडियम के अराउंड नॉर्मल एंड ब्रिजिंग लिगेंड्स पड़े हैं। अब ऐसे अगर कोई कॉम्प्लेक्स आ जाए जिस कॉम्प्लेक्स में 2 सेंट्रल एटम है जो डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है, जिनके अराउंड ब्रिजिंग लिगेंड्स है, इनका आईयूपीएसी नेम हम कैसे लिखें? तो इनके लिए रूल इज सिंपल। सेंट्रल एटम के अराउंड सबसे पहले जो नॉर्मल लिगेंड्स है, हम उनको मेंशन करेंगे अल्फाबेटिकली। जैसे ये सेंट्रल एटम, इसके अराउंड 2 नॉर्मल कौन से हैं? 2 नॉर्मल लिगेंड्स है, एक है Cl, इसे हम क्या बोलते हैं? क्लोरो। दूसरा ये जो लिगेंड है, दिस लिगेंड है C6H5 होल थ्राइस P। इस लिगेंड को हम बोलते हैं ट्राई फिनाइल फॉस्फीन, क्योंकि बेसिकली ये फॉस्फीन था, इट वाज PH3। PH3 से सारे हमने हाइड्रोजन हटाए और उनकी जगह हमने 3 फिनाइल ग्रुप लगा दिए। जब हाइड्रोजन हट के उसकी जगह फिनाइल ग्रुप लगे तो 3 फिनाइल ग्रुप है, तो ये बन गया ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। इस तरह इस पैलेडियम के अराउंड भी नॉर्मल लिगेंड क्लोरो एंड अननॉर्मल लिगेंड ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। तो दोनों पैलेडियम के अराउंड क्लोरो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, क्लोरो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन नॉर्मल लिगेंड, एंड देयर आर 2 ब्रिजिंग लिगेंड्स, इन दोनों को हम क्या बोलेंगे? क्लोरो। अब आईयूपीएसी नेम के लिए सेंट्रल एटम के अराउंड जो नॉर्मल लिगेंड है, उनको पहले हमने लिखना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। सेंट्रल एटम के अराउंड नॉर्मल लिगेंड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ट्राइफिनाइल फॉस्फीन एंड क्लोरो, अल्फाबेटिकली क्लोरो पहले आता है, तो हम लिखेंगे क्लोरो, देन ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, क्लोरो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, फिर हम लिखेंगे पैलेडियम, ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए जगह छोड़ेंगे, देन स्टिल इट इज अ कंटिन्यूस वर्ड, देयर इज नो ब्रेक, अभी भी ये सिंगल वर्ड है, क्लोरो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन पैलेडियम। फिर हम लिखेंगे बच्चे म्यू, म्यू दर्शाता है इन ब्रिजिंग लिगेंड्स को, यानी जिन लिगेंड्स के पहले म्यू पड़ा है, तो ये अंडरस्टूड है, उन लिगेंड्स को हम क्या बोलते हैं? ब्रिजिंग लिगेंड। तो यहां पे म्यू, म्यू इज ब्रिजिंग लिगेंड एंड द 2 ब्रिजिंग लिगेंड आर क्लोरो। तो हम लिखेंगे म्यू, दोनों क्लोरो है इसलिए डाई क्लोरो, म्यू डाई क्लोरो, फिर से क्लोरो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, म्यू डाइक्लोरो क्लोरो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, पैलेडियम एंड ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट।
तो आईयूपीएसी नेम इसका क्या बन गया, क्लोरो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन पैलेडियम ऑक्सीडेशन स्टेट, देन म्यू डाइक्लोरो किस लिए, इन ब्रिजिंग एलिमेंट्स के लिए, दोनों एक जैसे होने की वजह से इसलिए डाइक्लोरो आ गया। म्यू डाइक्लोरो, फिर से क्लोरो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन एंड पैलेडियम। अब आ रही आती है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट आसानी से हम निकाल सकते हैं। इस Cl पे चार्ज कितना है, -1, इस पे चार्ज x, दोनों Cl पे -2, इस पे x, इस पे -1, नेट चार्ज कितना है, 0। ये न्यूट्रल एलिमेंट्स है। तो टोटल चार्ज निकाल ले, 2x कितना आ गया, दिस इज इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पैलेडियम कितनी आ गई, +2 एंड +2। सो ये वो कॉम्प्लेक्सेस थे जिनमें देयर इज प्रेजेंस ऑफ ब्रिजिंग लिगेंड।